इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया नहर साले भाई की ओर तय राम राम। किसान भाइयों, आप जाना है कि आज दिन है मंगलवार और इस दिन जो है ना हम कार्यक्रम लेके आवा है फोन इन। और आज हम जो है ना अपने कार्यक्रम फोन इन में जो विषय लेके आए हैं वो है कि धान फसल की बीमारियों से रक्षा कैसे करनी है। और हमारे साथ जो है ना स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राम सिंह जी, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कोड़ से। आज हम उनसे जानेंगे कि जो धान फसल है उसमें कौन कौन सी बीमारियां लगेंगी और किस तरह उनका बचाव करना है। और उनके साथ जो बातचीत करेंगे वो करेंगे धर्मा भाई। और जो भी किसान भाई बातचीत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में, उसका जो नंबर है हमारे स्टूडियो का वो है 01744 221 322। इस नंबर पर आप जो है ना अपनी समस्या का समाधान आज हमारे डॉक्टर साहब से जो है ना फ़ोन पर बात करके कर सकते हैं। तो कार्यक्रम सुनते हैं फ़ोन इन। धन्यवाद। और आज का जो विषय धान फसल की बीमारियों से रक्षा, हमारे साथ जो विशेषज्ञ डॉक्टर राम सिंह, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कार्यक्रम में जुड़ने पर स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धर्मा भाई। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह धान का विषय है, धान फसल क्या है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या चीज़, इसके बारे में बताइए। धर्मे भाई, जहाँ तक धान फसल की बात है, धान और गेहूँ हरियाणा प्रदेश की मुख्य फसलें हैं। धान की फसल हरियाणा के लिए एक मतलब अहम फसल है, क्योंकि इससे हम बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अर्जित करते हैं। लगभग 55,000 करोड़ या इससे अधिक का वार्षिक मुद्रा हम इस फसल के निर्यात से हर वर्ष अर्न कर रहे हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय निर्यात ही है जिसकी वजह से हमें धान की एक अच्छा मूल्य मिल पाता है, धान फसल का। तो डॉक्टर साहब, बातचीत जारी रहेगी, पहले एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं जी। हाँ जी, हेलो। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, क्या प्रश्न है जी आपका? अब धान की फसल जैसे निसरने वाली है 2-4 दिन में। हाँ जी। और ऊपर से बरसात का मौसम है। हाँ जी बोलिए। तो ताजी निसरू हुई जो बरसात हो जाए तो पड़ा बन जाए काफी जी। हाँ जी, कौन सी किस्म आपकी जी? PR26। PR126। हाँ जी। धान की जहाँ तक PR126 किस्म की बात है, ये एक बहुत अच्छी किस्म है। लेकिन इसमें जो बीमारी आती है, खासकर इस अवस्था में जो आप बता रहे हैं, उसमें ज़्यादा खतरा आभासी कंगारी एक बीमारी होती है जिसको फॉल्स मट कहते हैं, जिसमें फॉल्स मट आभासी कंगारी जिसमें मतलब हल्दी रोग भी उसको बोलते हैं, जिसमें दाने की जगह मतलब हाँ जी गांठे सी बन जाती हैं, जो दाने से काफ़ी बड़ी होती हैं। शुरू में ये सफ़ेद रंग की होती हैं, बाद में पीली और पकने के टाइम पे काली हो जाती हैं। ठीक है जी। तो इसमें इसी बीमारी की एक विशेष समस्या है। तो जहाँ तक इससे बचने की बातें हैं, वो इस अवस्था पे तो आप एक दवाई ही स्प्रे कर सकते हो, प्रिवेंटिव। मतलब आपको पहले से, जैसे गब्बे में आपकी फसल आएगी और आपको लगे कि फसल निसर ली है, लगभग आधा जब खेत निसर जाए उस समय तक आप इसका स्प्रे कर सकते हो। कोप्रोफिक्स दवाई है मतलब? नहीं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवाई है
जो ब्लाइटॉक्स के नाम से आती है, मतलब 500 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी में घोल के आपको उसका स्प्रे करना होता है। स्प्रे की अवस्था मैंने आपको बता दी है। लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवाई है उसको नैपसैक स्प्रेयर से, जो पीठ वाला पंप है उसके साथ करो आप। अगर आप पावर स्प्रेयर से करोगे तो उसमें कई बार दाना काला हो जाता है, या कम पानी लगा के करोगे 200 लीटर की बजाय, तब भी थोड़ा सा दाने के ऊपर कालापन आता है। कौन सी दवाई बताई जी आपने? दवाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही है, लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक दवाई अगर आप पावर स्प्रेयर से करोगे या पीठ वाले, आगे तो सुन लिया जी, आगे तो आगे सुन लिया। मेरी समस्या तो कुछ और थी ना। आप अपनी समस्या बताएं। जैसे बरसात होएगी अब, हाँ जी, तो हाँ जी। काफी दाना पड़ा बन जाता है, उसके लिए कौन सी दवाई कराया? जो दाना पड़ा बढ़ने की बात है वो जब तापमान काफ़ी अधिक होता है उस अवस्था में ज़्यादा बनता है। मतलब इसके पड़े के लिए कोई दवाई नहीं होती इस तरह की कि भाई आप दवाई डाल के पड़ा बचा सकते हो। अगर दुकान वाले तो देवा जी, ऐसा है जी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कोई इस तरह की दवाइयों की सिफारिश नहीं करता। दवाइयों की दुकान वाले तो पता नहीं क्या क्या देवा है। आप ज़्यादा उस बहस में ना पड़ते हुए, आपको भी पता होगा कि उनके बहुत से टारगेट भी होते हैं। बिल्कुल सावधानी खुद ही रखनी पड़ेगी डॉक्टर। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। तो कम से कम जो एक कृषि विशेषज्ञ के तौर पे मैंने भी 30-35 साल तक काम किया धान में, 1983 से लेकर 2019 तक। ठीक है जी। भगवान की दया से मैं धान से ही जुड़ा रहा, मतलब तो कम ही चांस मिलता है इतने लंबे समय तक एक फसल पे काम करने का। तो दूसरा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या टिल्ट एक दवाई है, मतलब जो प्रोपिकोनाजोल दवाई है, वो 200 मिलीलीटर पड़ती है और उसमें दाना काला होने की भी संभावना नहीं होती। और इसके साथ साथ और भी बीमारियां जैसे हाइब्रिड वगैरह में आती हैं। कई बार बाल आदि निकलती है और जहाँ से बालियाँ निकलती हैं, जो ऊपर की फ्लैग लीफ होती है उस जगह पे काला सा धब्बा बन जाता है, सीथ रोड बोलते हैं, उसके लिए भी वो काफ़ी अच्छी होती है। काले दाने ना हो, ग्रेन डिस्कलरेशन, उसके लिए भी वो अच्छी है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ये तो बात अभी फ़ोन से हमने करी थी और एक उम्मीद करते कि जो जानकारी आपने दी उससे फ़ायदा भी लेंगे। तो हम बात कर रहे थे धान फसल के, भाई इसके महत्व के बारे में, जो इंटरनेशनल जो आप एक बता रहे थे, इसमें क्या चीज़ है इसमें? इसमें ये है जी कि जो बासमती धान है, या आजकल तो गैर बासमती धान भी बासमती से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है जी, तो इन दोनों से हमें बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा मिलती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है और किसान भाइयों को एक अच्छा पैसा मिलता है उनकी पैदावार का। बिल्कुल। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बना रहे और किसान भाइयों को उचित दाम मिले। वो तभी संभव है जब हम एक अच्छी क्वालिटी का धान, बासमती धान हो चाहे गैर बासमती धान हो, एक अच्छी क्वालिटी का धान हम पैदा करें। और उसके लिए बीमारियों का नियंत्रण बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, तो इसमें अब जिस तरह धान फसल की बात करें तो इसमें आने वाली जो मुख्य बीमारी है वो कौन सी इसमें? धान की हरियाणा में 17 बीमारियां हैं जो धान फसल में आती हैं, लेकिन मुख्यतः 6-7 बीमारियां हैं जो काफ़ी नुकसान करती हैं। उनको भी अगर हम बासमती की किस्मों के हिसाब से विभाजित करें तो बासमती धान में आने वाली मुख्य बीमारियां हैं पदगलन व बकानी, जिसको झंडा रोग भी कहते हैं किसान भाई। बकानी इंग्लिश में बोलते हैं उसका, फुट रोट एंड बकानी। इस बीमारी में पौधे काफ़ी लंबे हो जाते हैं और बाद में सूखने लगते हैं जी। इसके लक्षण आपको पौध में भी दिखाई दे जाते हैं और जब रोपाई करने के बाद जो फसल आती है उसके अंदर भी ये पौधे लंबे होकर सूख जाते हैं जी। तो पहचानने के ढंग से किसान इससे बहुत परिचित हैं और अक्सर वो झंडा रोग कह के इस बीमारी को पहचानते हैं। तो डॉक्टर साहब जिस तरह झंडा रोग आपने बताया है ये बासमती में है? हाँ जी, बासमती किस्मों में ज़्यादा और कौन सी बासमती में जो बीमारी है इसमें? बासमती में जो दूसरी मुख्य बीमारी है वो है आपकी ब्लास्ट, जिसको गर्दन तोड़, नाड़ तोड़ या बदरा रोग के नाम से जानते हैं। उस बीमारी की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले लीफ ब्लास्ट बोलते हैं, पत्तियों का बदरा रोग, फिर गांठों का बदरा रोग, नोड ब्लास्ट, और तीसरा होता है नेक ब्लास्ट या नाड़ तोड़, गर्दन तोड़, इस तरह के नामों से उसको जानते हैं। इसमें सबसे पहले पत्तियों पे आँख के आकार के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों का जो बीच होता है वो सफ़ेद से रंग का होता है, पहचान है मटमैला सफ़ेद, हाँ, और बाहर से वो लाल से रंग के होते हैं।
ये धब्बे एक दूसरे से मिलके पूरी पत्ती को जला देते हैं। और ज़्यादातर जो पछेती किस्में होती हैं उसमें इसका प्रकोप अधिक होता है, जो बाद में लगाते हैं, मतलब पछेती नहीं, पछेती रोपाई की गई जो किस्में हैं उसमें इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, जब हम जुलाई 15 के बाद इनको रोपाई करते हैं जी। तो जो गर्दन पे जो बीमारी आती है इसकी, गर्दन तोड़ जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और उसमें बाली के नीचे काले धब्बे बनते हैं जो तने को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और आपका जितना भी तत्व हैं वो ऊपर पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाते, जिससे जो दाने हैं वो पूरे आकार के नहीं बनते और कई बार थोथे भी रह जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? इन दोनों बीमारियों से बचाव के लिए अगर हम देखें तो समन्वित प्रबंधन इनका हम शुरू से ही कर सकते हैं। आपने जिस टाइम पनीरी मतलब तैयार की, या जिस टाइम मतलब है आपने बीज लिया और उसके लिए पनीरी आप तैयार करते हो, तो सबसे पहले आपको बीज उपचार करना होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आजकल ज़्यादातर किसान 2-3 साल के बाद अपना बीज बदल लेते हैं। अगर किसान अपना ही बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले बीज को 10% नमक के घोल से में से मोटा बीज मतलब तैयार करते हैं, फिर उसको 2-3 बार पानी में धो के और उसको दवाइयों के घोल में 24 घंटे तक भिगो के रखते हैं उस बीज को। जो बीज उपचार के लिए दवाइयाँ हैं वो हैं, एक बेवेस्टिन दवाई है 10 ग्राम 10 किलो बीज के लिए जी, और 1 ग्राम। तो डॉक्टर साहब एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं जी। हाँ जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हो, क्या नाम है आपका? जय भगवान, गाँव कैंपला, जिला खंडाला। अच्छा, तो प्रश्न करिए अपना। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं जीरा लगा सकता हूँ करनाल जिले में? दोबारा बोलिए जी। जीरा लगा सकता हूँ करनाल जिले में, ग्रोंडा। जीरा? हाँ जीरा। देखो, जीरे की अलग से मेरी कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन तो नहीं है, उसके लिए मैं आपको कोई नंबर सुजेस्ट कर सकता हूँ, मतलब वही बेहतर आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। बिल्कुल जी, हम जो बातचीत कर रहे हैं धान फसल की बीमारियों से रक्षा के बारे में ही। धान के बारे में तो मैंने सुन लिया था देखिए, रेडियो पे। हमारे नहीं, देखो किसी विभाग वाले डॉक्टर है ना, इनसे थोड़ा सा ये देखिए, नहीं ऐसा है, सबसे उचित सलाह जो होती है जो कोई एक्सपर्ट होता है अपने विषय का वही अच्छी तरह दे सकता है। तो आज जो हमारा विषय धान फसल का है, तो उसके बाद कार्यक्रम आप सुनते रहिए, और साथ के साथ जो विशेषज्ञ आपने जैसे जीरे की कही है, तो एक बार जीरे विशेषज्ञ को बुलाएंगे और फिर बातचीत आगे करेंगे। नहीं, अगर आपको उसके विशेषज्ञ के ही नंबर चाहिए तो मैं आपको नंबर दे सकता हूँ मैं। तो अब डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि जो आप धान फसल की बात कर रहे थे, ये जो अब तो एक तो बासमती की हमने बात करी इसमें, हाँ जी, हाँ जी। इसके रोग के निदान के बारे में बताइए। एक हाँ जी। गैर बासमती भी है। हम अभी बीज उपचार की बात कर रहे थे, बिल्कुल। तो बेहतर होगा कि मैं उसी हाँ, चीज़ को कंटिन्यू बिल्कुल, करते जो हुए उसके बाद गैर बासमती अपना में पहुंचूंगा। खुद का बीज बनाने की बात करें। हाँ जी, हाँ जी। मैं नहीं, बीज कैसे बना मतलब तैयार करना है और कैसे आपने पनीरी उगानी है, कैसे बीज उपचार करना, हम इस विषय पे बात कर रहे थे। इसके लिए 10 ग्राम बेवेस्टिन 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवाई को 10 लीटर पानी में घोल के उसमें 10 किलो धान के बीज को 24 घंटे तक भिगो के रखते हैं। जितनी भी धान से बीज से आने वाली बीमारियां हैं, जैसे बकानी बताया, ब्लास्ट बताया, ये इन दोनों बीमारियों की रोकथाम में सहायक होता है। हालांकि अब वो समय नहीं है कि हम इसकी बीज उपचार की बात करें, पर क्योंकि एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये किसी भी बीमारी के प्रबंधन में, तो इसका जिक्र करना मैंने अनिवार्य समझा। जहाँ तक पदगलन की बात है, उसके लिए जब हम पनीरी उगाते हैं तो बीज उपचार के बाद हम 1 हफ्ता पहले, उखाड़ने से 1 हफ्ता पहले उसी बेवेस्टिन को 1 ग्राम दवाई प्रति एकड़ नर्सरी के एरिया में भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो। आवाज मेरे पास नहीं आई अभी तक। हाँ जी, आवाज़ आ गई जी हमारी। हाँ, अब थोड़ी सी रेडियो पाई आपकी आवाज। अब एक तो अपना नाम बताइए। मेरा हाँ। प्रश्न है जनाब, मैं इंदिराज गाँव नागर से जी। हाँ जी। तो मेरा प्रश्न है जी, ये जो 1509 जीरी है, इसमें निसर्ग की जीएन बिल्कुल कनाड़ तोड़ जिसका आ सका? क्या हो सका जी? 1509 जीरी। हाँ जी, हाँ जी।
निसर्ग जी को अच्छी तरह से बढ़िया। ठीक है जी। क्या नाड़ तोड़ जिसका आ सका जी? ऐसा है, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ज़्यादातर नाड़ तोड़ की जो समस्या है वो आपकी त्रावड़ी बासमती, बासमती CSR 30, जो लंबी बासमती हैं वो ज़्यादा मतलब रोगग्राही हैं, उनमें ज़्यादा समस्या आती है। लेकिन गर्दन तोड़ के लिए जो दवाइयाँ हैं, एक दवाई आपको करनी चाहिए, उससे यही नहीं कि गर्दन तोड़ का ही इलाज होता है, उससे आपकी दानों में चमक आती है, एक अच्छी क्वालिटी का धान आप पैदा कर सकते हैं। और इस विषय इस टाइम पे जैसे आप कह रहे हैं कि भाई फसल निसर चुकी है, या मतलब पूरा पूरा खेत अगर निसर चुका है आपका, हाँ जी। किस अवस्था में है या झुकने लग गया, क्या अवस्था है आपकी है? जो को नहीं लगा जी, अभी निसर गया सारा बस। चलो निसर गया तो आप जो दवाइयाँ हैं, पहले हम करते थे बीम दवाई, लेकिन उसके अंश रहते हैं कुछ, जिसकी वजह से उस दवाई को डिस्करेज कर दिया, मतलब उस दवाई से हम पीछे हट रहे हैं। भाई कम से कम प्रयोग करो उस दवाई का। और उसकी बजाय जो दूसरी दवाइयाँ हैं आपकी, जैसे एक है जी, कंटाफ से भी ठीक दवाइयाँ हैं आपकी। एक एमिस्टार दवाई आती है, एमिस्टार टॉप के नाम से भी आती है। एमिस्टार एक अजोक्सिस्ट्रोबिन उसमें मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, और एक कम्बिनेशन होता है दो दवाइयों का जिसको एमिस्टार टॉप बोलते हैं। तो इनमें से आप कोई भी एक दवाई 200 मतलब ये ग्राम दवाई कह लीजिए आप, 200 लीटर पानी में घोल के आप उसका स्प्रे कर सकते हो। तो ये दवाई से है जी, करना चाहिए जरूरी। हाँ करना चाहिए बिल्कुल, उससे आपकी अच्छी पैदावार होगी, आपके दानों में चमक आएगी, और गर्दन तोड़ का भी आपका प्रकोप उससे कवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया जनाब। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे पनीर उगाने की, जो बात को पूरी कर लेते अपनी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें ये था कि जैसे आप बकानी से बचने के लिए उस पनीरी में भी ये जो बेविस्टिन दवाई है वो डाल सकते हो एक हफ्ता पहले, जब तक ये पनीरी इसको चूस लेती है दवाई को। और खेत में जब आप इसको रुपाई करोगे तो लंबे झंडे की कोई समस्या नहीं होती है। ये दूसरी जो बीमारी थी गर्दन तोड़ वाली, उसी के बारे में इन भाई साहब का प्रश्न था, वो हमने विषय कवर कर लिया है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब गैर बासमती की बात कर रहे थे हम, उसमें क्या क्या सावधानी किस प्रकार से है उसके बारे में बताइए थोड़ा। गैर बासमती जो धान है उसमें मुख्यतः एक तो आभासी कंग्यारी आती है जिसको फाल्स मट कहते हैं, जिसमें मैं बता रहा था कि हल्दी रोग मतलब बड़ी बड़ी गांठें बन जाती हैं। उसकी भी समस्या भी थोड़ी देर पहले किसान ने जो फ़ोन इन में एक बात की थी, वहाँ हमने वो समस्या का बताया था। उसमें एक और है कि हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कोड़ की 2 किस्में हैं जिनमें उस बीमारी का प्रकोप काफ़ी कम होता है। अगर हम उन किस्मों की काश्त को बढ़ाएं तो उस बीमारी का नियंत्रण। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या जी? हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम लाभ सिंह है जी। कहाँ से बोल रहे हो? नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हो? सर गांव साकरा है मेरा जी। प्रश्न कीजिए। जी मेरा प्रश्न ये है, जो अभी जीरी की फसल खड़ी है ना जी खेतों में, हाँ जी, हाँ जी, इसमें वो पत्ता लपेट और ये जो तना छेदक है ये बीमारी आनी शुरू होगी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके नियंत्रण के बारे में बता दो जी हमें कुछ, कैसे देखो, इसका नियंत्रण करें। जो ये मतलब आपकी पत्ता लपेट और तना छेदक वाली जो हैं, इसके लिए एक तो दानेदार दवाई है जो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो पदान सनवैक्स के नाम से आती है। 7.5 किलो दवाई वो 10 किलो रेत में मिला के आप उसको डाल सकते हो। और साकरा गांव में ज़्यादातर बासमती धान ही होती है। हाँ जी, हाँ जी, वही है जी। ठीक है ना, आप तो बिल्कुल मेरे नज़दीक के हो, धान अनुसंधान केंद्र कोड़ से मेरा संबंध रहा है सारी ज़िंदगी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी एक दवाई की और सिफारिश की हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने, वो दवाई है फ्लूबेंड टाकुमी नाम से एक दवाई आती है, मतलब 50 ग्राम दवाई उसका आप स्प्रे कर सकते हो। उसको 200 लीटर पानी में घोल के आप 30 दिन की जब फसल हो तब और 50 दिन की हो तब अगर उसका आप स्प्रे करेंगे तो उससे ये आपका जो तना वाली सुंडी है ये भी और पत्ता लपेट इन दोनों का नियंत्रण हो सकता है। आपकी मर्जी है, आप दानेदार चाहो तो दानेदार डाल लो। कई दवाइयाँ हैं उसमें, एक फिप्रोनिल है रीजेंट के नाम से, वो भी 7.5 किलो 10 किलो रेत में मिला के डाला जा सकता है। एक पदान सनवैक्स जो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है 7.5 किलो, वो भी डाला जा सकता है। और फर्टेरा भी डाला जा सकता है 4 किलो। डॉक्टर साहब इनमें से ज़्यादा असरदार कौन सी है? ये दानेदार दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, मतलब ऐसी
कि कोई सी भी ऐसी दवाई नहीं है जो इफ़ेक्टिव ना हो, दोनों दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, अपनी जारी रखते हैं। हाँ, तो ये हम गैर बासमती की बीमारियों की बात कर रहे थे, और गैर बासमती में जो आभासी कंग्यारी है जिसको हल्दी रोग बोलते हैं, उसका हमने नियंत्रण अभी किसान से डिस्कस किया था। तो 2 किस्में मैं बता रहा था, HKR 27 और HKR 47 और HKR 127 जी। ये दोनों किस्में ऐसी हैं जिनमें काफ़ी कम आता है ये जो आभासी कंग्यारी है। तो किस्मों के रुपाई करके, अच्छी किस्मों की रुपाई करके आप इवन जो दवाइयाँ हैं उनसे भी बच सकते हो काफ़ी हद तक है। तो हमें इन दवाइयों की इन किस्मों की काश्त करनी चाहिए ताकि हमारी ये बीमारी से हमें छुटकारा मिल जाए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अभी बातचीत, एक कॉल और आ रही है और उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन हम इतना बातचीत कर लेते हैं जी। हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हो, क्या प्रश्न है? रामचंद्र बोल रहे जी, रायपुर से। जी। हाँ जी, हमारी जीरी है जी PR 26, हाँ जी, हाँ जी। उसमें ऊपर ऊपर से पत्ता सूख रहा था दादी। पत्ता सूख रहा? हाँ, नीचे ठीक है जी, ऊपर आधा पत्ता सूख रहा। नहीं, एक तो ये होता है कि ऊपर से जैसे बिल्कुल फुंगल सी थोड़ी बहुत सूख जाती है, वो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है अच्छा जी। बाकी और कोई ऐसी बहुत बड़ी वो बनी इसमें कोई पत्ता लपेट या इस तरह का देख लो आप? ना पत्ता लपेट तो नहीं है सर। तो नहीं है तो कोई ऐसी मतलब वो समस्या वाली बात नहीं। गाभे में आपकी फसल? नहीं, अभी तो टाइम है जी, 5-10-15 दिन। 5-10 दिन, तो उसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस तरह कुछ फंगल ठीक है। सूख रही है छोटी मोटी, कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब आपके विचार में एक अच्छी पैदावार लेने के लिए हमने क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए धान के फसल में? इसमें थोड़ा सा धर्मे भाई में एक बात और डालना चाहता हूँ। जी। एक बीमारी है सीथ ब्लाइट, अच्छा। जो लगभग सभी खेतों में देखने को मिलती है। जी। और वो ऐसी बीमारी है जो हाइब्रिड में भी आती है, गैर जो बोनी किस्में उनमें भी आती है, और अपनी बासमती किस्मों में भी आती है। तो उसके लिए भी किसान भाइयों को उसकी काफ़ी हद तक पहचान भी है। जैसे हम खेतों में जाते थे तो मतलब अक्सर हर किसान, नाम बेशक कुछ छोटा मोटा इधर उधर हो जाए उनसे, लेकिन वो पहचानते थे। जी। तो उस बीमारी के लक्षण जैसे सांप की कांजली होती है उसकी तरह से उसके धब्बे से बनते हैं, और वो धब्बे ऊपर जो फ्लैग लीफ है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं अगर हम समय से उसके लिए कोई दवा या सावधानी ना बरतें हैं। वो बीमारी जो हमारी दूब है, घास जो मतलब अक्सर डोड़ों पे मतलब रहती है, तो उसमें भी सर्वाइव करती है, वहाँ पे भी वो रहती है, और पहले वो उस पर ही दिखाई देती है। और इसीलिए अक्सर वो बीमारी पहले डोड़ों के आसपास ही देखी जाती है। तो अगर हम उसका ध्यान ना दें और उसको बढ़ने दें तो बाद में इसको काबू करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक तो यही होता है कि आप अपनी डोड़ें साफ रखें, कोई भी खरपतवार आपके खेत में ना रहे, उसको पहले से नियंत्रित रखें, क्योंकि इनके ऊपर भी ये फफूंद जीवित रहता है और आगे बीमारी को फैलाने में सहायता करता है। दवाइयाँ उसके लिए कई हैं, जैसे एक दवाई है लस्टर, 400 मिलीलीटर वो दवाई डलती है 200 लीटर पानी में। एक सीथमार है, वो 450 ml डलती है। कोई भी एक दवाई आप उसमें डाल सकते हो। और एक अभी अभी सिफारिश की है जो दवाई हेक्साकोनाजोल के नाम से, एपिक के नाम से, वो 26.8 ग्राम दवाई आप स्प्रे कर सकते हो जी। इस शीत ब्लाइट को नियंत्रित करने के लिए। इनके अतिरिक्त तजर्बों के आधार पे बहुत सी दवाइयां हैं जिनके दानों में अंश भी नहीं रहते, बहुत सेफ दवाइयां हैं और बहुत अच्छा नियंत्रण देती हैं। जैसे इसमें भी एमिस्टार टॉप और नाटिवो, ये भी दवाइयां भी आप इस्तेमाल काफ़ी किसान करते हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने इसकी सिफारिश नहीं की। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की इसकी सिफारिश है। मतलब तो डॉक्टर साहब, एक जिस तरह हमारा जो निर्यात भी बढ़ रहा है धान की तरफ अगर जो देखें, तो थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दृष्टि से हम अगर जो देखें तो धान की जो व्यापार को हम बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए भाई? कई आप जिस तरह दानों के अंश भी कह रहे थे, वो थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो, ये शुरू में भी हमने इस पर चर्चा की कि भारत व्यापार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा नाम कमा रहा है, मतलब धान के क्षेत्र में 140 देशों को निर्यात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और जो बासमती धान की क्वालिटी है भारत की, वो विश्व में उच्चतम क्वालिटी के नाम से जानी जाती है।
इसमें कई बार इस तरह की बातें हो जाती हैं कि किसी किसान ने लेट स्प्रे कर दिया, ज़्यादा स्प्रे कर दिए, तो वो दवाइयाँ कई बार उसमें उसके दवाइयों के अंश रह जाते हैं और जो चावल हम बाहर निर्यात करते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है जी। अभी पीछे 10-12 दवाइयाँ जो हैं वो उनके प्रयोग को कम करने के लिए, ताकि उनके अंश ना रहें, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में जागरूक है, वो उनके अल्टरनेटिव उन्होंने ढूंढ लिए हैं। और आज जितनी भी दवाइयाँ हमने बताई हैं आपको, ये उसी दिशा में एक प्रयास है। जैसे पहले एक ब्यूप्रोफेजिन थी जी, एक इमिडाक्लोप्रिड थी, ये दवाइयाँ ऊपर के लिए इस्तेमाल होती थी, हालांकि कीड़ों की बातें हैं मतलब, लेकिन उन दवाइयों के रिप्लेसमेंट में अब दूसरी दवाइयाँ जैसे निकाली जा रही हैं। मतलब जो अजोक्सिस्ट्रोबिन मैंने बात की, ये वो दवाइयाँ हैं जिनके अंश नहीं रहते, मतलब इको फ्रेंडली दवाई बोलते हैं उनको। तो ऐसी ऐसी दवाइयाँ खोजी जा रही हैं ताकि हमारा अच्छी क्वालिटी का धान भी पैदा हो, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बना रहे, उसमें किसी भी तरह से कोई कमी ना आए, पैदावार में कोई कमी ना आए, और कोई भी बीमारी, कोई भी जो फफूंदनाशक है उसका असर दानों में ना जाए, ताकि हमारी कंसाइनमेंट रिजेक्ट ना हो। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो इवन बिना दवाइयों के भी नियंत्रित की जा सकती हैं। एक बार फिर मैं इस पर एम्फेसाइज करना चाहूँगा, जोर देना चाहूँगा कि जैसे HKR 47 127 किस्में बताई, वो उस हल्दी रोग को नियंत्रित करती हैं। मतलब तो ऐसी ऐसी किस्मों की काश्त करनी चाहिए। अगर आप बासमती धान को पहले पखवाड़े में लगा लेंगे तो 40-50% तक नियंत्रण वैसे ही हो जाता है ब्लास्ट का, क्योंकि अगेती में वो कम आती है जी। ठीक है। कई तत्व ऐसे होते हैं जो फसल के अंदर काफ़ी मात्रा में हो जाते हैं, जिनकी वजह से फफूंद उनको अटैक नहीं कर पाती। तो समय से रोपाई करना, अच्छी किस्मों का सिलेक्शन करना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और आप काफ़ी हद तक बिना दवाइयों से भी बीमारियों को कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज आपने जो धान फसल की बीमारियों से रक्षा की बातचीत बताई, एक उम्मीद करते कि हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है वे इस पर अनुसरण करके इस क्षेत्र में आगे और ज़्यादा मुनाफा लेंगे। तो कार्यक्रम में जुड़ने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्मे भाई, धन्यवाद रिसाले भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ ही कार्यक्रम किसानवाणी यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई और धर्मे भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।